सोचिए एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अगेंस्ट छोटी छोटी रील्स, मीम्स, हैशटैग ने शुरू किया था एक डिजिटल वॉर, और वही डिजिटल वॉर बन गया फुल ब्लॉन रिवॉल्यूशन। सितंबर 2025 नेपाल की सड़कों पर एक ऐसी आग भड़की जिसने वहां की बिल्डिंग्स को ही नहीं बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को जलाकर खाक कर दिया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को भी तुरंत रिजाइन करना पड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर जूतों से मारा गया, और तो और एक एक्स पीएम की वाइफ की भी डेथ हो गई इस केओस के चलते। दर्जनों की जानें गई और हजारों जख्मी हुए। और अब सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ था? नहीं, इस मुद्दे की जड़ें काफी गहरी और पुरानी है। 8 सितंबर 2025 जब नेपाल के यूथ ने अपना फोन खोला तो उन्हें एक मैसेज रिसीव हुआ, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल। इस मैसेज के आने का कारण था कि वहां की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया था, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी। लेकिन असल में ये बैन एक स्पार्क बना उस बॉम्ब के लिए जो फटने के लिए बहुत दिनों से तैयार था। सोचिए एक ऐसी जनरेशन जो डिजिटल दुनिया में ही बड़ी हुई, उनकी आवाज़, उनके मीम्स, उनकी जॉब्स, सब कुछ सोशल मीडिया से कनेक्टेड था। और तो और कुछ लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम भी सोशल मीडिया ही था। तो जब वही छीन लिया गया तो लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन पहले से भरा हुआ था वो फट पड़ा। नेपाल में 2005 से पहले मोनार्की थी, जिसमें भी लोग बहुत ज़्यादा तंग थे और हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। 2005 के बाद नेपाल में डेमोक्रेसी को लागू किया गया, और डेमोक्रेसी आने के बाद लोगों ने सोचा कि शायद अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। 2008 में डेमोक्रेसी फुली आई थी, और 8 से लेकर अब तक नेपाल में 14 गवर्नमेंट आ चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी अपने 5 ईयर टर्म्स को पूरा नहीं किया। और सबसे ज्यादा केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर, पुष्प कमल, इन तीनों की ही सरकार अदल बदल के आती रही। ऐसा लग रहा था कि ये तीनों मिलके पीएम की चेयर के साथ जैसे म्यूजिकल चेयर खेल रहे हों, और सोशल मीडिया को बैन करना शायद इनकी एक सोची समझी साजिश थी। नेपाल के संचार मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है बैन का। यूट्यूब, व्हाट्सएप पर भी पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी। एनजीओ हामी नेपाल ने एक मार्च ऑर्गेनाइज कराया, जहां हजारों की तादाद में कॉलेज और स्कूल्स के स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए। ये एक पीसफुल रैली थी। प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट जिसका नाम था मायाती घर मंडल, वहां से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। लेकिन ये बात जैसे ही गवर्नमेंट को पता लगती है, गवर्नमेंट वहां पर पुलिस को भेज देती है प्रोटेस्टर को रोकने के लिए। और पुलिस वहां जाते ही वाटर कैनन्स, टीयर गैस और रबर बुलेट्स को चलाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच फुल क्लैश हो जाता है, लेकिन इसके बाद पुलिस द्वारा जो कदम उठाया जाता है वो बहुत ही घिनौना और पूरे देश को हिला देने वाला था। पुलिस वहां पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है।
लेकिन वो गोलियां रबर की नहीं बल्कि असली की गोलियां थीं, जिसमें 19 से ज़्यादा प्रोटेस्टर मारे जाते हैं और 400 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और तो और उसमें एक 12 साल के बच्चे की जान चली जाती है। सोचिए, अपने ही यूथ पर फायरिंग। इस मूवमेंट ने पूरे देश को इग्नाइट कर दिया और फिर वहां पर गवर्नमेंट को कर्फ्यू लगाना पड़ जाता है। लेकिन जहां पर कर्फ्यू था वहां पर और भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे थे, लोग सड़कों पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और फिर देखते ही देखते सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। काठमांडू के साथ साथ पोखरा, बुटवल और भरतपुर जैसी सब सिटीज में प्रोटेस्ट फैल चुका था और मीडिया इस प्रोटेस्ट का जो रीजन दे रही थी कि ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ है, लेकिन इसका कारण और भी गहरा था। 2024 में नेपाल का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज़्यादा बढ़ चुका था, यानी 5 नेपालियों में से 1 जॉबलेस था। एक तरफ जहां देश का यूथ रसिया यूक्रेन के वॉर में लड़ के मर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस के बच्चे महंगी महंगी कार्स, महंगे कपड़े, इन सब का फ्लॉन्ट करने में लगे पड़े थे। और इसी मुद्दे को लेकर जब नेपाल के यूथ ने डिजिटल प्रोटेस्ट करना चालू किया तो हैशटैग नेपो किड्स ट्रेंड होने लगता है। और ये सब कोई एक दिन की फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, ये सब बहुत पहले से चला आ रहा था और बहुत कुछ था, जैसे कि रिफ्यूजी स्कैम, लैंड स्कैम और बिलियंस की ऐसी लूट। बस ये सब सहते सहते वहाँ के यूथ का, वहाँ की जनता का जो फ्रस्ट्रेशन था वो यहाँ आकर फट जाता है और जो पीसफुल रैली निकल रही थी वो एक फुल रिबेलियन प्रोटेस्ट में बदल जाती है, जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि पीएम, प्रेसिडेंट, ऑपोजिशन लीडर्स, इन सब के घर को जला दिया जाता है और तो और फाइनेंस मिनिस्टर को भगा भगा कर जूतों से मारा जाता है। और फाइनली 9 सितंबर 2 बजे दोपहर के केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। तो ये था पूरा सच जो कि बहुत दिनों से दबा हुआ था। इसके फटने का कारण क्या था शायद आपको पता लग ही गया होगा। और तो और अब नेपाल के अंदर सब कुछ शांत हो चुका है। काठमांडू से भी कर्फ्यू हटा दिया गया है और सब सिटीज से कर्फ्यू हट चुका है। और फ्राइडे 12 सितंबर को फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनाया गया नेपाल की, और ये वोटिंग डिस्कॉर्ड के जरिए की गई। तो दोस्तों, ये था नेपाल 2025 सितंबर का अपराइजिंग, एक ऐसा मूवमेंट जो कि हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही केसेस को देखने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस ही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नमस्कार।